हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो है हम क्लास 10th के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और यह जो है पाठ 2 होगा, अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण के पार्ट 1 को जो है पढ़ चुके हैं और उसके अंतिम में पढ़े थे पीएच मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। पीएच मान को अच्छे तरीके से पढ़े थे। आज जो है हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे और लवण को पढ़ने के बाद से तुरंत हमें जो है निर्माण पढ़ना है। 5 जो है निर्माण है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से जो है 5 निर्माण है जिसे हमें पढ़ना है और उसी 5 निर्माण में से परीक्षा में पूछता है। वो कौन कौन से निर्माण है इस बात को समझते हैं, लेकिन हम लोग जो है जानकारी के हिसाब से पढ़ेंगे तो अरिहंत की बुक से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अरिहंत की सारी हेडिंगों को पढ़ेंगे, लेकिन 5 निर्माण जो है मुख्य है और उसी 5 निर्माणों में से 3 निर्माण जो है फिक्स है कि आता है। पहला निर्माण है नमक का निर्माण। नमक का निर्माण जो है सोडियम क्लोराइड NaCl। पहला जो निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का निर्माण। एक हो गया नमक का निर्माण। दूसरा होता है खाने का सोडा का निर्माण, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा होता है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। चौथा होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का अर्थ होता है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। और जो है 5वां जो निर्माण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। इस प्रकार से ये 5 निर्माण जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 5 निर्माण में से 3 या 2 निर्माण जो है फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा, लेकिन हम लोग जानकारी के हिसाब से और बाकी सारे जो है निर्माणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है लवण को पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने लवण की परिभाषा बताया था, लेकिन सेकेंड पार्ट में भी पहला हेडिंग ही बनता है लवण। तो लवण की सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे और उसके बाद से जो है लवण के थोड़ा सा बारे में जानेंगे, उसके बाद से हम लोग निर्माण को पढ़ेंगे। अब देखिए जो है लवण किसे कहते हैं इस बात को समझते हैं। लवण हेडिंग बन गया लवण। लवण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार के मिलने से जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार के मिलने से जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में मिलेगा और जल को छोड़कर जो बन जाएगा वही हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। बताओ, अम्ल और क्षार के मिलने से जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। जैसे मैं एक जो है क्षार को लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक जो है अम्ल को लेता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये दोनों मिले तो जल के अतिरिक्त, जल माने H2O के अतिरिक्त जो पदार्थ बनेगा उसी को हम लवण कहेंगे। H2O जल तो निकल गया, जल निकलेगा तो क्या बचेगा? सोडियम और क्लोरीन, तो ये बच जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक बन जाएगा। इस प्रकार लवण की परिभाषा क्या होती है? समाप्त होती है। हम लोग थोड़ा सा लवण के पीएच परास को देखते हैं कि लवण का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब देखिए लवण का जो है पीएच मान जो है, पीएच मान अब जो है जो लवण का पीएच मान होता है लगभग माना जाता है कि पीएच मान लवण का क्या होता है? 7 होता है। लेकिन जब जो है लवण का पीएच मान 7 कब होगा? अब देखिए इसके 2-3 कंडीशंस है, उस कंडीशंस को हम समझते हैं। लवण का जो पीएच मान होता है वो 7 भी होता है और 7 से कम भी होता है और 7 से अधिक भी होता है। अब लेकिन इसको हम समझते हैं कि कब जो है 7 से कम होगा, कब जो है 7 से अधिक होगा और कब जो है 7 होगा, इस बात को समझते हैं हम लोग। अब देखिए यदि हम समझते हैं कौन कौन कंडीशंस पे जो है पीएच मान जो है इसका 7 होता है, किस कंडीशन पर 7 से कम होता है और किस कंडीशन पर 7 से अधिक होता है। सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि पीएच मान कब जो है 7 होगा। देखिए यदि जो है प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा तो इसका पीएच मान 7 होता है। प्रबल अम्ल, देखिए प्रबल अम्ल भी है, अम्ल, और प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है तो इसका जो पीएच मान होगा, पीएच मान 7 होगा। या यदि दुर्बल अम्ल, देखिए दुर्बल अम्ल हो या दुर्बल क्षार हो, दोनों मतलब दुर्बल,
दुर्बल, दुर्बल क्षार हो। देखिए दोनों दुर्बल ही रहेंगे तो भी पीएच मान क्या होगा, 7 ही होगा। देखिए पहला कंडीशन है प्रबल यदि अम्ल है और प्रबल क्षार है तो उसका पीएच मान 7 होगा, ये दो फिक्स है। प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो उसका पीएच मान जो है 7 होता है। जैसे में यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में जो है एग्जाम्पल दिया जाए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो पीएच मान 7 होता है, उसमें क्या होगा, जैसे में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, इसका जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये दोनों मिलेंगे तो जो है इसका पीएच मान जो है क्या होगा, 7। मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर जिस लवण का निर्माण करते हैं उस लवण का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेंगे और इससे जो लवण का निर्माण होगा उस लवण का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, 7 होगा। देखिए क्योंकि ये भी प्रबल अम्ल है प्रबल क्षार एक दूसरे को नष्ट कर देंगे तो पीएच मान क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। यदि दुर्बल अम्ल है दुर्बल क्षार भी है तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे तो जो लवण बनेगा उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। लेकिन इसी कंडीशंस को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि जो है प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, देखिए प्रबल अम्ल है और दुर्बल जो है क्या है, क्षार है। देखिए प्रबल तो अम्ल है लेकिन क्षार जो है कैसा है, दुर्बल है। देखिए अम्ल जो है प्रबल है, क्षार जो है दुर्बल है। दुर्बल माने होता है कमजोर और प्रबल माने होता है ताकतवर। प्रबल का अर्थ होता है कि जो प्रबल अम्ल जो है की परिभाषा हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो जल में जो है पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जो नहीं होते हैं उसे क्या कहेंगे, दुर्बल। लेकिन हमको ये नहीं जानना है, हमको बोलचाल की भाषा में समझे तो प्रबल अम्ल का अर्थ होता है ताकतवर अम्ल और दुर्बल क्षार का मतलब कमजोर क्षार है। तो ये बताइए प्रबल है तो इसका जो है कुछ ना कुछ जो है अम्ल का जो गुण है वो जो प्रबल है ताकतवर है तो इसका तो कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा ना, दोनों मिलेंगे आपस में। तो इसलिए देखिए प्रबल अम्ल, ये बताओ इसका प्रभाव क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय का जो पीएच मान होता है 7 से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब कि इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से क्या होगा, कम होगा, 7 से कम होगा। मतलब कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर जिस लवण का निर्माण करते हैं उस लवण का जो है पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अगला देखते हैं, यदि जो है दुर्बल अम्ल है, देखिए इसी बात को समझते हैं। अब दुर्बल अम्ल है, यदि इसका मान जो है मैंने कर दिया दुर्बल और इसका क्षार का मान कर दिया प्रबल क्षार है, तब जो है कैसा जो है होगा, मतलब कहने का अर्थ कि अब तो क्षार जो है प्रबल हो गया ना, तो क्षार प्रबल हो गया तो इसका गुण भी क्या होगा, जो लवण बनेगा उस लवण का गुण जो है क्षारीय होगा। और क्षार का हम जानते हैं कि पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक। तो इसका पीएच मान जो होगा 7 से अधिक होगा। बात समझ गया, इसका जो पीएच मान होगा 7 से अधिक होगा। अब देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेंगे तो इसका पीएच मान 7 होगा, क्योंकि एक दूसरे दोनों प्रबल है तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे तो इसका जो है पीएच मान क्या हो जाएगा, 7। ये भी दोनों दुर्बल है इसलिए इसका पीएच मान 7। लेकिन प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल माने कमजोर और प्रबल माने ताकतवर। अब देखिए ये जो ताकतवर है तो इसका तो प्रभाव कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब कि जो लवण बनेगा उस लवण में जो है अम्लता का गुण पाया जाएगा और अम्लता का गुण पाने के कारण ही उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। अब देखिए दुर्बल अम्ल है प्रबल क्षार, दुर्बल माने कमजोर अम्ल है और जो है ताकतवर जो है प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार है तो इसका जो लवण बनेगा उसका वो जो है क्षारीय होगा, जिसके कारण उसका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। अब जो है इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट द्वारा समझते हैं। ये जो है चार्ट द्वारा इसको जो है अच्छे तरीके से और जो हम क्या करते हैं, समझते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर जिस लवण का निर्माण करते हैं उस लवण का पीएच मान 7 होता है। जैसे में उदाहरण में हम लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl और लिख सकते हैं दूसरा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अगला दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का जो लवण होता है उसका भी पीएच मान क्या होता है, 7 ही होता है। उसका पीएच मान 7 होता है। जैसे में हम लिख सकते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अब देखिए यदि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार ले लेता हूँ तो अम्ल का जो गुण जो है प्रबल है तो इसलिए जो है जो लवण बनेगा उसका मान जो है 7 से क्या होगा, कम होगा। जैसे में अमोनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड इत्यादि।
और यदि जो है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार ले लेता हूँ तो क्षार जो है प्रबल है, इसलिए इसका गुण जो है क्षारीय होगा और इसका पीएच मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। पीएच मान 7 से। अगला हेडिंग हमारा बनता है कि निर्माण। निर्माण जो है कुछ पदार्थों का जो है निर्माण है हमारा सिलेबस में। क्लास 10th के केमिस्ट्री में जो है यदि सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 5 ही निर्माण है, लेकिन जो है यदि जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग अधिक से अधिक निर्माणों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए सर्वप्रथम हमारा जो निर्माण है नमक का निर्माण, जो खाने वाला नमक है उसका निर्माण हम लोग कैसे करेंगे, इस बात को समझते हैं। नमक का निर्माण जो है करने के लिए नमक के निर्माण अगला जो बनेगा, अगला जो है नमक के निर्माण के बाद से जो है धोने का सोडा, उसके बाद से खाने का सोडा, उसके बाद से ब्लीचिंग पाउडर और उसके बाद से प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही जो है मेन 5 है और इस पांचों में से 2 से लगाकर 3 तक, 2 से 3 जो है क्वेश्चन जरूर पूछता है, मतलब 2 से 3 तक का जो है निर्माण जो है हमें पूछता है। तो इस निर्माण को जो है हम लोग जानेंगे और इसमें सर्वप्रथम परीक्षा के हिसाब से भी समझेंगे इसको, और परीक्षा में कैसा कैसा क्वेश्चन जो है किस किस प्रकार से घुमा कर पूछता है उसको भी जो है हम लोग लास्ट में जो है जानेंगे। अब जो है सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नमक का निर्माण होता कैसे है। तो देखिए नमक का निर्माण, पहला हेडिंग बनता है नमक का निर्माण। नमक का निर्माण, नमक का निर्माण या सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो मैं कहूँ नमक का निर्माण। देखिए नमक का निर्माण कैसे हम लोग नमक को निर्माण करेंगे। देखिए नमक का निर्माण करने के लिए बहुत सिंपल है नमक के निर्माण में। जैसे में मैं एक जो है एग्जाम्पल के तौर से इसको समझते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर ही इसे जो है समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक ले लिए, और ये जो है दोनों मिलकर NaCl नमक तथा H2O का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए हम जो है क्या किए हैं, नमक का निर्माण में क्या लिखेंगे, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, नमक का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण हुआ उससे हमको मतलब नहीं है, नमक का निर्माण करते हैं। जल है, जल को अलग करने के लिए हम गर्म कर देंगे या धूप में रख देंगे तो जल जो है वाष्प बनकर उड़ जाएगा और हमें शुद्ध नमक जो है क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो नमक के निर्माण में जो हम सबसे सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर नमक का निर्माण करते हैं। सिंपल परिभाषा, नमक के निर्माण में जो है, क्योंकि ये निर्माण जो है पूछेगा और 5 जो है टिप्स हैं जो लास्ट में बता देंगे, और उस 5 में से जो है 3 या 2 जो है एकदम फिक्स होगा कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। जैसे मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर NaCl नमक तथा H2O जल का निर्माण करते हैं। अब देखिए नमक के निर्माण में हम क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर नमक का निर्माण करते हैं। जैसे में दे देंगे NaOH प्लस HCl, ये मिलकर NaCl प्लस H2O का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये जो है हमारा नमक के निर्माण है। नमक का उपयोग क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। नमक का उपयोग कहूँ चाहे NaCl का उपयोग, NaCl का उपयोग। अब NaCl का पहला ही उपयोग हम लोग समझते हैं कि NaCl या नमक का उपयोग में क्या है। नमक का उपयोग भोज्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारा खाना बनता है उसमें जो है नमक का उपयोग किया जाता है। यदि नमक का उपयोग न किया जाए तो उसका स्वाद ही नहीं आएगा, उसका स्वाद जो है स्वादहीन हो जाएगा। ठीक है, नमक का उपयोग भोज्य पदार्थ या खाने के पदार्थ बनाने में जो है उसका उपयोग किया जाता है। ये पहला उपयोग हो गया कि नमक का उपयोग जो है हम लोग भोज्य पदार्थ बनाने में करते हैं। अगला जो है नमक का उपयोग जो है हम लोग अचार बनाने में करते हैं। अब देखिए अचार बनाने में जो नमक का उपयोग करते हैं, नमक का उपयोग ये भी है, नमक का ये गुण है कि नमक जो है छोटे छोटे जीवाणु विषाणु को क्या कर देता है, मार देता है, फंगस को जो है मार देता है, जिसके कारण जो है हमारा जो अचार होता है वो खराब नहीं होता है। तो नमक का उपयोग किस में किया जाता है, अचार बनाने में किया जाता है। तो ये जो हो गया कि नमक का उपयोग जो है अचार बनाने में भी किया जाता है। अगला बनेगा कि नमक का उपयोग किस किस में और किया जाता है। नमक का उपयोग जो है, नमक का उपयोग धोने का सोडा तथा खाने का सोडा, धोने के भी सोडा और खाने के सोडे के निर्माण में भी किया जाता है। तो नमक का उपयोग धोने का सोडा तथा खाने के सोडे में धोने के सोडे तथा खाने के सोडे के निर्माण में किया जाता है।
अगला अगला क्या बनेगा कि जो नमक का उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर एक जो है दवा होती है जिसके कारण जो है मच्छर कुएं में जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं, जिसे मारने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए जो है उसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में नमक का उपयोग किया जाता है। अगला हेडिंग बनेगा कि नमक का उपयोग और करते हैं। नमक का उपयोग जहाँ पर जो है बर्फ, जहाँ हिमपात ज़्यादा होता है, जहाँ पर बर्फ़ गिरता है, सड़कों पर जो है बर्फ़ जम जाता है, उस बर्फ़ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है। और नमक का छिड़काव करके उसके बर्फ़ों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। देखिए नमक का उपयोग जो हम लोग कहाँ करते हैं। नमक का उपयोग जो है जहाँ पर हिमपात होता है, जहाँ पर सड़कों पर बर्फ़ जम जाता है, तो उस जो है बर्फ़ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद से सड़कों से बर्फ़ को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अगला जो है 26वें नंबर पर हम लोग लिख सकते हैं नमक का उपयोग कि जब हमारा शरीर जो है, जब उसमें गर्मी के दिनों में जब हमारे शरीर में पसीना होता है तो उस पसीने से जो NaCl होता है, नमक होता है, वह निकल जाता है। पसीने के माध्यम से, जल के माध्यम से जो है हमारे शरीर से जो है नमक की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे शरीरों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो उसमें जो है हम लोग नमक का उपयोग, हमें नमक जो है लेना चाहिए, या उसी को कह सकते हैं कि लवण को लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है नमक के उपयोग है और बहुत सारे उपयोग है, लेकिन हम लोग ये पहला जो है नमक का उपयोग भोज्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। दूसरे में जो है मैंने बोला कि जो नमक का उपयोग है अचार बनाने में किया जाता है। तीसरा जो हमने बोला कि नमक का उपयोग जो है धोने का सोडा तथा खाने के सोडे में उपयोग किया जाता है। नमक का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके निर्माण में किया जाता है। 5वें नंबर पर पता है कि जो नमक का उपयोग है जो हिमपात, जहाँ पर हिमपात होता है, जहाँ पर बर्फ गिरता है ज़्यादातर, तो रोड पर जो है बर्फ जम जाता है, तो रोड को साफ करने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है। VI 6वें नंबर पर बताए कि गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जिसके साथ जो है नमक जो है पानी में घुलकर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, ऐंठन पैदा होती है, दर्द पैदा होता है। उसे ठीक करने के लिए हमें जो है NaCl नमक का जो है या लवण, विद्युत अपघट्य लवण का जो है हमें उपयोग करना चाहिए। ये हुए नमक का उपयोग। दूसरा निर्माण में आएगा हमारा कास्टिक सोडा। इसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कास्टिक सोडा, इसी को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो है कैसे होता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण है ना, वो जो है उतना जो है महत्व नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, फिर भी हम लोग जो है इसको समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जो सोडियम क्लोराइड अभी हम लोग जो पढ़े हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, मतलब सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक को जल में डाल दिया जाए और जल में डालने के बाद से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सिंपल परिभाषा क्या बनेगी, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। देखिए एक बार और समझते हैं कास्टिक सोडा का निर्माण को एक बार हम लोग और समझेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के बारे में जो है एक बार और समझते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन या नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए हम लोग जैसे में देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ये जो सोडियम क्लोराइड है जलीय विलयन माने H2O, जल को हमने ले लिया H2O, जलीय विलयन हो गया। अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। इसमें जो है विद्युत धारा को हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। अब देखिए जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा को जब देंगे तो हमारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा।
अर्थात NaOH का तो निर्माण हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसके साथ साथ जो है Cl2 का भी निर्माण होता है और Cl2 एक्वास माने जलीय विलयन AQ, और उसके बाद से जो है H2 का भी निर्माण होता है, जो H2 जो है गैस बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में H2O माने होता है जलीय विलयन। अब देखिए NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किए सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन का जलीय विलयन और हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, विमुक्त हुई है। अब जो है कास्टिक सोडा की परिभाषा क्या देंगे, कास्टिक सोडा के निर्माण, ये जो कास्टिक सोडा के निर्माण है, ठीक है, कास्टिक सोडा के निर्माण में क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये जो निर्माण हो रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग कैसे बनाएंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, नमक को जल में घोल दिया जाए और घोलने के बाद से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार हो जाता है। अब जो है हम लोग समझेंगे कास्टिक सोडा का उपयोग, कास्टिक सोडा का उपयोग क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं कि कास्टिक सोडा का उपयोग क्या क्या है। पहला जो है कास्टिक सोडा का उपयोग क्या है इसके बारे में समझते हैं। कास्टिक सोडा का उपयोग जो है साबुन बनाने, साबुन या अपमार्जक बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का उपयोग जो है साबुन या अपमार्जक बनाने में किया जाता है। अपमार्जक का मतलब क्या होता है, अपमार्जक का अर्थ होता है सर्फ, ठीक है। अब देखिए पहला जो है बनेगा क्या हमारा कि साबुन का उपयोग जो है हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है साबुन बनाने या अपमार्जक बनाने में किया जाता है। अगला हेडिंग क्या बनेगा, अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा का उपयोग कागज उद्योगों में किया जाता है। कागज उद्योगों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला जो है हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का उपयोग जो है कृत्रिम रेसे बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है हम लोग कृत्रिम रेसे या इसका उपयोग जो है अयस्कों को साफ करने में किया जाता है। देखिए इसको जो कह सकते हैं कृत्रिम रेसे या अयस्कों को साफ करने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका दो नाम है, कास्टिक सोडा का है या इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार जो है कास्टिक सोडा का जो है उपयोग है, पहला क्या उपयोग है, कास्टिक सोडा का उपयोग जो है अपमार्जक या साबुन बनाने में किया जाता है। दूसरा जो है इसका उपयोग जो है कागज उद्योगों में किया जाता है। तीसरा जो है इसका उपयोग जो है कृत्रिम रेसे या अयस्कों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस प्रकार जो है कास्टिक सोडे का उपयोग जो है क्या हुआ, समाप्त हुआ। मोस्ट है ये जो निर्माण जो है बहुत मोस्ट है, क्योंकि हर बार लगभग औसतन मान लिया जाता है, हर बार ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे विरंजक चूर्ण का जो है निर्माण कैसे करेंगे, उसके रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण के बारे में हम लोग समझते हैं। अब जो है सबसे पहले विरंजक चूर्ण को लिखते हैं कि विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोग कैसे लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत मोस्ट है। देखिए विरंजक चूर्ण जो है विरंजक जो चूर्ण है इसके बारे में समझते हैं। विरंजक चूर्ण का नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है, इसका नाम जो है एक और है, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब जो है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहूँ बात एक हुआ, दोनों जो है एक ही है। अब जो है इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, इसके बारे में समझते हैं कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए CaOCl2 इसका जो अणुभार होता है, अणुभार इसका अणुभार जो होता है 127 होता है। इसका अणुभार जो है 127 होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है, इस रासायनिक नाम को समझते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो रासायनिक नाम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण
या ब्लीचिंग पाउडर, ये जो बोलचाल की भाषा है, ठीक है। लेकिन इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी का एक अलग से भी नाम जानते हैं हम लोग, इसका अलग एक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। दो नाम है रासायनिक, इसके दो नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और इसका अणु भार जो है 127 होता है। अब जो है इसके बारे में समझेंगे कि विरंजक चूर्ण का हम लोग निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने विरंजक चूर्ण को समझा। विरंजक चूर्ण का नाम एक है ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो है रासायनिक नाम दो है, दोनों नामों को समझते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दो नाम है ब्लीचिंग पाउडर का। और जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जो रासायनिक सूत्र है, इसका अणुभार जो है 127 है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्या है? क्लोरीन है। तीन तत्व जो है इसमें मिले हुए हैं। अब जो है विरंजक चूर्ण के बारे में समझते हैं कि विरंजक चूर्ण का हम लोग निर्माण कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है समझेंगे कि विरंजक चूर्ण का हम लोग निर्माण कैसे करेंगे। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो है निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए विरंजक चूर्ण का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम हमें समझना पड़ेगा फार्मूले को। सर्वप्रथम जो है इसके जो है समीकरण को लिखते हैं, और समीकरण को लिखने के बाद से जो है हम लोग समझेंगे कि विरंजक चूर्ण का जो है निर्माण कैसे होगा। देखिए लिखेंगे, उसके बाद से जो है इसी से जो है परिभाषा बनेगा सिंपल। जैसे मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, और ये जो है मिलकर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। देखिए H2O मतलब कहने का अर्थ है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसका नाम है बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना। तो हम लिख सकते हैं बुझा हुआ चूना या भीगा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना। ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम है बुझा हुआ चूना, और ये जो है क्लोरीन गैस है, ये दोनों जो है आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ये जो है बुझा हुआ चूना है, ये जो है क्या है? क्लोरीन है, और ये क्या है? विरंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और ये क्या है? जल है। तो इस प्रकार जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण की विधि क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। देखिए परिभाषा क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ कैल्शियम, या कह सकते हैं बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। हमको जल का निर्माण करता है उससे हमको मतलब नहीं, हमको जो विरंजक चूर्ण से मतलब है। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस आपस में मिलकर विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। अब जो है आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण। विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण। विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण क्या क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहला जो है यह हल्के पीले रंग का होता है। जो विरंजक चूर्ण का जो रंग होता है हल्का पीला, मतलब सफ़ेद होता है, लगभग जो है हल्का सफ़ेद कह सकते हैं, या हल्के पीले रंग का होता है। विरंजक चूर्ण का जो है पहला भौतिक गुण है कि यह हल्का पीले रंग का होता है। हल्का क्या होता है? पीले रंग का। तो विरंजक चूर्ण का पहला गुण क्या है? भौतिक गुण क्या है? कि यह हल्का पीले रंग का होता है। दूसरा विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण दूसरा ये है कि यह जल में अल्प विलेय होता है। यह जल में क्या होता है? अल्प विलेय होता है। विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण पहला है कि यह जो है हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा हेडिंग है कि यह जो है जल में अल्प विलेय होता है। तीसरा हेडिंग इसका क्या है? तीसरा हेडिंग है कि इसका जो जलीय विलयन होता है वो दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। जो तीसरा है इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। दूधिया माने दूधिया का रंग लगभग वाइट कलर का। भी चौथे नंबर को समझते हैं कि इस जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें क्लोरीन की गंध आती है। जो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण है इसमें जो है क्लोरीन की गंध आती है, क्योंकि हम जानते हैं इसका फार्मूला CaOCl2,
इसमें क्लोरीन है, इसलिए क्लोरीन की गंध आती है। तो चौथे नंबर पर लिखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की गंध आती है। पहला क्या है कि विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा क्या है कि जो विरंजक चूर्ण का जो विलयन होता है वो कैसा होता है, दूधिया होता है। या दूसरा जो हमने बताया कि जो इसका यह जो है जल में अल्प विलेय होता है। तीसरे नंबर पर इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। चौथे नंबर पर जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें क्लोरीन की क्या आती है, गंध आती है। इस प्रकार जो है ये चारों जो है इसके भौतिक गुण है। भौतिक गुण तो पढ़ लिए, अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक गुण या विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण धर्म क्या है इसके बारे में समझते हैं। पहला जो है हम लोग समझेंगे रासायनिक गुण में कि जो विरंजक चूर्ण है गर्म जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस बनाता है। तो क्लोरीन गैस का निर्माण करना होगा तो भी हम जो है लिख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को गर्म जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए तो क्लोरीन गैस बनाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का पहला रासायनिक गुणधर्म होगा कि ब्लीचिंग पाउडर गर्म जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस बनाता है। तो ये हो गया विरंजक चूर्ण का पहला रासायनिक गुण। क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर अर्थात CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जो है गर्म जल H2O माने गर्म करने के लिए यहाँ पर जो हमने त्रिभुज का निशान बना देंगे छोटा सा। तो इसका मतलब कि जो है हमने क्या किया, इसको गर्म किया। तो गर्म करेंगे तो जल ही ना गर्म होगा, तो गर्म जल मतलब ब्लीचिंग पाउडर और गर्म जल, ये जो है गया ब्लीचिंग पाउडर, ये हो गया गर्म जल और ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। Cl2 गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो है विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण हुए। पहला क्या हुआ, विरंजक चूर्ण गर्म जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस बनाता है। तो ये जो विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण जो है ये कौन सा है, पहले नंबर पर है। अब देखिए जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण में दूसरा क्या आता है कि यदि जो है सिर्फ विरंजक चूर्ण को ही यदि गर्म कर दिया जाए, सिर्फ विरंजक चूर्ण को ही गर्म कर दिया जाए तो कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस, कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है या टूट जाता है। तो इसका रासायनिक गुण में दूसरा क्या होगा, यदि जो है विरंजक चूर्ण को गर्म कर दिया जाए तो कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। तो सिर्फ जो है कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का होगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को सिर्फ गर्म कर दिया जाए, सिर्फ गर्म मात्र कर दिया जाए तो यह जो है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। O2 गैस में जो है टूट जाता है। चाहे तो हम संतुलित करें और न चाहे तो न करें, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 1 है उधर 2 है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन कैल्शियम 2 हो गया तो इधर कैल्शियम 1 है तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी के 4 क्लोरीन, 2 दूनी के 4 क्लोरीन हो जाएगा संतुलित। न भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कह सकते हैं ये इस त्रिभुज का अर्थ होता है उष्मा देने, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण में दूसरा क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस में विखंडित हो जाता है या टूट जाता है। यह जो विरंजक चूर्ण के दूसरा रासायनिक गुण है। समझेंगे कि तीसरा रासायनिक गुण क्या है, विरंजक चूर्ण के तीसरा रासायनिक गुण क्या है इसके बारे में समझते हैं। जो विरंजक चूर्ण है ना वो उत्प्रेरक में भी टूट जाता है। जैसे मान लेते हैं कि उत्प्रेरक में कोबाल्ट क्लोराइड, जो विरंजक चूर्ण को उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये देख रहे हैं रासायनिक गुणधर्म, विरंजक चूर्ण कोबाल्ट क्लोराइड या कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, विरंजक चूर्ण कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में, कोबाल्ट क्लोराइड एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो क्रिया की दर को क्या कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वो क्या करता है, या तो उसकी क्रिया की दर को बढ़ा देगा, वो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसका वेग तेज कर देगा या धीमा कर देगा, उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, जो विरंजक चूर्ण है ना, कोबाल्ट क्लोराइड एक उत्प्रेरक है, उसकी उपस्थिति में
कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस में विखंडित हो जाता है। तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या विरंजक चूर्ण CaOCl2 यदि जो है कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड है, ये नहीं कहते कार्बन ऑक्सीक्लोराइड नहीं कह सकते हैं, ये जो है कोबाल्ट क्लोराइड है। कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में यह एक उत्प्रेरक है, इसको लिख देता हूँ उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक है। मतलब कि जो विरंजक चूर्ण कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखिए इसकी एकदम सिंपल परिभाषा हम लोग बता रहे हैं, इसकी इधर भी रासायनिक CaCl2 और ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर देगा, O2 गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे, विरंजक चूर्ण कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस में विखंडित हो जाता है। यह जो है विरंजक चूर्ण के तीसरा रासायनिक गुण है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस में विखंडित हो जाता है। इस प्रकार विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणधर्म ये तीसरा रासायनिक गुण में 3 तो हो गए, ये चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर क्या है इसको समझते हैं। विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया करके, विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। देखिए क्लोरीन गैस बनाने की बहुत सारे कंडीशंस है। विरंजक चूर्ण जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया करके, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के चौथा है जो विरंजक चूर्ण है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस बनाता है। इसको एक भी नाम दे सकते थे कि जो है क्लोरीन गैस बनाता है। मतलब कि विरंजक चूर्ण जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं और यही से जो हम लोग परिभाषा देंगे, जिसमें CaOCl2 ये जो हो गया हमारा विरंजक चूर्ण। अब जो है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये जो है आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस, क्लोरीन माने Cl2 गैस बना देगा। अब बताइए भाई Cl2 तो बन गया, क्लोरीन तो खत्म हो गया, बचा क्या, एक जो है कैल्शियम बचा, तो इसको लिख देंगे कैल्शियम। एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बचा। अब देखिए कैल्शियम, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन, तो CO3, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस बनाता है। यह जो है विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणधर्म में चौथे नंबर पर होगा। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में या कार्बन डाइऑक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। ये जो है क्लोरीन है और ये जो है गैस की उपस्थिति में है। इस प्रकार विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण जो है ये चौथे नंबर। अब देखिए विरंजक चूर्ण के जो है रासायनिक गुण हम लोग 5वें नंबर पर पढ़ेंगे कि 5वें नंबर पर जो है रासायनिक गुण क्या है, इसको जो है समझते हैं। जो विरंजक चूर्ण है ना, विरंजक चूर्ण तनु अम्ल के आधिक्य माने अधिक, तनु अम्ल को जो है अधिक से अधिक मात्रा में ले लिया जाए। मतलब विरंजक चूर्ण जो है तनु अम्ल के आधिक्य में क्लोरीन गैस बनाता है। ये जो विरंजक चूर्ण का जो है 5वां जो है गुणधर्म है कि जो विरंजक चूर्ण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तनु अम्लों के आधिक्य में, अधिक माने तनु अम्लों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाए या रख दिया जाए। जैसे में H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड है और ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड में हमने तनु को लिया है, तनु माने पतले वाले सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तनु, ये जो है तनु है डाइल्यूट H2SO4, तनु जो है H2SO4 को लिए हैं तो यह जो है क्लोरीन गैस बनाएगा। देखिए क्लोरीन गैस, देखिए ये जो है क्या क्या बनाएगा इस बात को जो है मैं दिखाता हूँ। देखिए पहले नंबर तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना देगा, दूसरे नंबर पर जो है H2O बना देगा H2O, तीसरे नंबर पर Cl2 गैस बना देगा, Cl2 गैस बना देगा। अब देखिए Cl2 गैस नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको जो है थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ प्लस Cl2।
गैस। बात समझ गया। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तनु H2SO4 के आधिक्य में, आधिक्य माने अधिक से अधिक H2SO4 को लिए हैं, ठीक है, आधिक्य में कैल्शियम सल्फेट जल तथा क्लोरीन गैस बनाता है। अब देखिए इतना बड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम कहेंगे कैल्शियम, देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात विरंजक चूर्ण तनु अम्ल के आधिक्य में क्लोरीन गैस बनाता है, Cl2 गैस बनाता है। ये जो है विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण धर्म जो है 5वां था। ये कैल्शियम विरंजक चूर्ण तनु अम्ल के आधिक्य में क्लोरीन गैस बनाता है। सबका नाम भी हम दे सकते हैं। संतुलित है तो ठीक, नहीं भी है तो भी ठीक, यदि हम चाहें तो संतुलित भी से क्या कर सकते हैं। संतुलित है H2 और O, H2O हो गया, Cl2 खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट सब संतुलित है। देखिए कैल्शियम एक है, उधर भी कैल्शियम एक, यस एक है, इधर भी यस एक है, सल्फर जो है एक है, O जो है 4 1 5 है, इधर भी 4 और 1 5 है। अब जो है सब H2 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, सब जो है संतुलित है। तो विरंजक चूर्ण के जो है रासायनिक गुण में 5वां क्या है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण जो है तनु अम्ल के आधिक्य, H2SO4 मैंने तनु है, तनु वाला जो है अधिक से अधिक मात्रा में लिया गया है और ये जो है मिलकर क्लोरीन गैस बनाता है। बस इतना ही कह सकते हैं। ये जो विरंजक चूर्ण के 5 रासायनिक गुण धर्म थे, ये जो 5 रासायनिक गुण धर्म है, अभी और जो है रासायनिक गुण धर्म है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 5 जो है मोर देन सफिशिएंट है, ये जो है परफेक्ट है तुम्हारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। कक्षा 10 के दृष्टिकोण से या 4 या 5 जो हम रासायनिक गुण धर्म लिख देंगे तो ये जो है अधिक से अधिक होगा, ठीक है। तो अब जो है विरंजक चूर्ण के उपयोग में हम लोग लिखेंगे पहला कि विरंजक चूर्ण का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। पहला कह सकते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग जो है जल को शुद्ध करने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। अगला तीसरा हेडिंग हम क्या लिखेंगे कि विरंजक चूर्ण का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। 5वें नंबर पर लिख सकते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग चीनी को सफ़ेद करने में किया जाता है। पहला हेडिंग था हमारा क्या था, विरंजक चूर्ण का जो उपयोग जो है हम लोग जो है जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। दूसरा है कि इसका उपयोग जो है जल को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है तीसरे नंबर पर हम क्या लिखे थे कि जो विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है ऑक्सीकारक के रूप में होता है। चौथे नंबर पर है चीनी को सफ़ेद करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। या हम लिख सकते हैं बस इतना छोटी सी परिभाषा कि जो है चीनी को सफ़ेद करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। 5वें नंबर पर लिख सकते हैं कि इसका उपयोग विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरोफार्म बनाने में, उपयोग में लिख सकते हैं क्लोरोफार्म बनाने में, मतलब कहने का अर्थ है कि लिखेंगे क्लोरोफार्म बनाने में, अर्थात विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरोफार्म बनाने में किया जाता है। 6वें नंबर पर लिख सकते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग ऊनों को सिकुड़ने से बचाने में। विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है किया जाता है ऊनों के सिकुड़ने से बचाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है विरंजक चूर्ण के क्या हुए, उपयोग हुए। अगला जो है निर्माण में आता है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। अगला निर्माण में जो आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसी को कहते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा। अब देखिए खाने का सोडा जो है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी नाम है इसका रासायनिक, और इसका जो है अणु भार जो है 84 है। अणु भार कितना है? 84 है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अणु भार है 84 है। इसमें कौन कौन से तत्व है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। टोटल जो है 4 तत्व है ना, 4 तत्व मिलकर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किए हैं। और इसका जो अणु भार होता है वो कितना होता है? 84 होता है। हम लोग जो है अणु भार निकाल सकते हैं। जैसे में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है? 1 होता है। सोडियम जो है इसका अणु भार 22 होता है, कार्बन जो है 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो है 16 होता है। मतलब 15.99 होता है, तो लगभग 16 मान सकते हैं। तो 16 48 हो जाएगा, 12 48 12 जो है 60 है, 60 जो है 61, और इसका जो है 61 जो है, इसका जो है लगभग जो है 23 के करीब होता है। तो 61 और 23 जो है 84 हो जाएगा, ठीक, लगभग में, ठीक। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के जो है हम अणु भार निकाल सकते हैं। अब जो है अणु भार जो है तो समझ गए, सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक गुणधर्म है, इसको कहते हैं खाने का सोडा। इसका जो है निर्माण कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का जो है निर्माण हम लोग कैसे करेंगे, इस बात को समझते हैं। NaHCO3 का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जो है समझते हैं कि निर्माण विधि क्या है। अब देखिए, इसका निर्माण विधि जो है बहुत सिंपल है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा के जो है पहले समीकरण को समझते हैं, उसके बाद से निर्माण विधियों को लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका जलीय विलयन H2O ले लेंगे, और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस जो है इसमें प्रवाहित करेंगे। तो यह जो है खाने का सोडा जो है निर्माण करेगा, Na2HCO3। ये जो सोडियम कार्बोनेट है NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट। अब जो इसकी परिभाषा कैसे देंगे हम लोग ये समझते हैं। ये जो है सोडियम कार्बोनेट है, ये जो है H2O है, इसका जलीय विलयन है, दोनों मिलेंगे तो जलीय विलयन। मतलब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अब ये एक बार और समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने के सोडे का निर्माण होता है। इसको संतुलित करना है, सोडियम इधर 2 है तो इधर भी 2 रहना चाहिए, हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन 2 ही है, कार्बन 2 है तो इधर भी कार्बन जो है 1 और 1 2 है। अब जो है 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन भी है, तो ये जो है संतुलित है। तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का निर्माण क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इस प्रकार जो है बेकिंग सोडा का ये क्या हो निर्माण विधि है। रासायनिक गुण को समझते हैं कि इसके रासायनिक गुण क्या है। पहले नंबर पे ही समझते हैं कि रासायनिक गुण में क्या है, इसको गर्म किया जाए। यदि बेकिंग सोडा को गर्म कर देते हैं, यदि जो है खाने का सोडा है, यदि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, या हम देखिए बेकिंग सोडा कहें चाहे खाने का सोडा कहें चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहें, बात तीनों जो है ये कही है। यदि जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि गर्म कर दिया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से जो है अधिक पर गर्म कर दिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वियोजित हो जाता है अर्थात टूट जाता है। यदि जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाए, यदि जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जल H2O प्लस CO2 गैस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे में बनता था
जैसे में जो सोडियम कार्बोनेट जो है जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया, जल के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता था। लेकिन यदि जो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही यदि गर्म कर दिया जाए तो फिर से जो है पहले वाले रूप में क्या हो जाएगा, जिससे मिलकर बना था वैसे ही हिस्से में क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम कहेंगे तो पहला क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडे को यदि 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म कर दिया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म कर दिया जाए तो वह जो है सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। बेकिंग सोडा का दूसरा रासायनिक गुण क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि दूसरा रासायनिक गुण इसका क्या है। अब देखिए दूसरा रासायनिक गुण ये है ना कि बेकिंग सोडा को यदि जो है बेकिंग सोडा का जलीय विलयन या बेकिंग सोडा को पानी में घुलाया जाए तो क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। यदि बेकिंग सोडा को जो है पानी में मिलाया जाए, बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि क्षार का निर्माण करेगा तभी तो क्षारीय होगा, इस तरीके से क्षार थोड़े नहीं होगा। देखिए बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। तो देखिए बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा का हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि इसका जलीय जो विलयन होगा H2O में मिलाएंगे तो यह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिल, कार्बोनिल जो होता है H2CO3, ये जो है कार्बोनिल है, ठीक है, कार्बोनिल अम्ल का जो है निर्माण करता है। देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और जल है। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को का जो जलीय विलयन होता है वो जो है क्षारीय होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रबल अम्ल है और ये जो है H2CO3 है ये कार्बोनिल है और ये जो है प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, सॉरी, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रबल क्षार है और ये जो दुर्बल अम्ल है। तो बताइए ये जो प्रबल है तो इसका प्रभाव रहेगा, इसलिए जो इसका जो विलयन होता है वह जो है कैसा होता है, वो जो है क्षारीय होता है और ये उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए बेकिंग सोडा का तीसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है कि जो बेकिंग सोडा है अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, बेकिंग सोडा अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बेकिंग सोडा का तीसरा है कि अम्ल जो है बेकिंग सोडा जो है अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखिए जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का फार्मूला हम जानते हैं NaHCO3। बेकिंग सोडा अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, अम्ल जो है हम कोई भी अम्ल ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया H2SO4, अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण बना देगा, जैसे में NaSO4 बनाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बना देगा, लवण है, फिर जो है जल H2O बना देगा, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बना देगा। हमने बताया कि जो अम्ल जो होता है बेकिंग सोडा जो है अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण, देखिए ये जो है अम्ल है, ये जो है क्या, ये जो है बेकिंग सोडा है, ये जो है अम्ल है और ये जो है क्या है लवण है, ये जो क्या है जल है और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो बेकिंग सोडा जो है अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह जो बेकिंग सोडा का ये जो है तीसरा रासायनिक गुणधर्म है। अब जो है बेकिंग सोडा का चौथा रासायनिक गुणधर्म क्या है, चौथे रासायनिक गुणधर्म में जो है धातु लवणों से रासायनिक अभिक्रिया। देखिए धातु लवणों से रासायनिक अभिक्रिया, धातु लवणों से रासायनिक अभिक्रिया, ये जो हेडिंग भी बना सकते हैं, ना बनाए तो भी ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया। तो लवणों से रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले थोड़ा सा समय के लिए मैं एग्जांपल से समझते हैं। ZnSO4 एक जो है लवण है, प्लस ये जो है किसका हम लोग पढ़ा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये जो है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस H2O जो देखिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनाएगा, ठीक है।
देखिए जिंक सल्फेट है, ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट इसके साथ जो है, यदि जो है मतलब कहने का अर्थ ये है कि खाने का सोडा जो है धातु लवणों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेट का निर्माण करता है, धातु कार्बोनेट का निर्माण कर रहा है, ठीक है। जिंक कार्बोनेट अर्थात धातु कार्बोनेट जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है। लेकिन हम लोग जो है सिर्फ एक ही कह सकते हैं तो भी सही है कि जो बेकिंग सोडा है वो जो है धातु लवणों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेट का निर्माण करता है। धातु कार्बोनेट ZnCO3 ये जो है धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट का निर्माण करता है। या बेकिंग सोडा जिंक सल्फेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो है बेकिंग सोडा के जो है 5 रासायनिक गुणधर्म जो है क्या हुए, समाप्त हुए, और पांच जो है रासायनिक गुणधर्म जो है इसके क्या हुए, समाप्त। हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या है। बेकिंग सोडा का उपयोग, पहला बेकिंग सोडा का उपयोग जो है हम लोग भोज्य पदार्थों में करते हैं। सबसे पहले जो बेकिंग जो पहला क्या होगा, बेकिंग सोडा का जो उपयोग है भोज्य पदार्थों में किया जाता है। भोज्य पदार्थों में जैसे पुआ पूड़ी, ये जो है इसको फुलाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है भोज्य पदार्थों में। दूसरा क्या बनेगा कि यह पेट में जो अम्ल हो जाता है, अम्ल को जो है उदासीनीकरण करने में, प्रति अम्ल बनाने में, यह जो है यदि जो है व्यक्तियों को एसिडिटी हो जाती है, अम्ल की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में जो है यदि जो है ढकार लेने पर खट्टापन महसूस होता है तो उसको जो है नष्ट करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। मतलब कि कहने का अर्थ है कि पेट को जो है प्रति अम्ल बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा का जो उपयोग है वह जो है आग को बुझाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग आग को बुझाने में किया जाता है। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा का जो उपयोग है चर्म रोग के निदान में, चर्म रोग यदि होता है तो उसके निदान में उसे ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा का हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए आग को बुझाने में, तीसरे नंबर पर जाने कि आग को बुझाने में कैसे करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा को यदि हम गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा गैस, यदि बेकिंग सोडा को जो है यदि गर्म कर देते हैं तो किसमें, कार्बोनेट में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो है कोई भी आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो यह जो है क्या किया जाता है, आग बुझाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। चर्म रोगों के उद्योग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। 5वें प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो ये जो 5 हो गए इसके जो है क्या हो गए उपयोग, कि इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता। अब जो है अगला निर्माण में आता है खाने का सोडा के बाद से धोने का सोडा। अब देखिए धोने का सोडा का जो है हम लोग निर्माण कैसे करेंगे, इस बात को समझते हैं। धोने का सोडा फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ये जो है धोने का सोडा है, Na2CO3 10H2O, इसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं 10H2O को। अब देखिए ये जो है धोने का सोडा है, अब धोने का सोडा है और इसका जो रासायनिक नाम है इसको भी जान लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये जो है इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हुआ धोने का सोडे का सूत्र। इसका जो अणु भार होता है, अणु भार जो है 286। इसका जो अणु भार है धोने के सोडा का जो अणु भार है 286 है। इसका जो है सामान्य नाम है धोने का सोडा, या इसी को कहते हैं धावन सोडा, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है।
डेका माने 10 हाइड्रेट माने जल के अणु जो है 10 जुड़े हैं, इसलिए जो है डेकाहाइड्रेट। और इसका जो अणु भार होता है 286 होता है। अब देखिए इसके निर्माण के 3 प्रोसेस है, लेकिन 3 प्रोसेस को हम लोग नहीं समझेंगे। अब देखिए 3 प्रोसेस क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सर्वप्रथम हमें निर्माण करना होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद से जो है सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करना होगा, और सोडियम कार्बोनेट के बाद से जो है जल के लिए हमें जो है धावन सोडा का जो है निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सर्वप्रथम क्या समझेंगे, हम लोग जो है डायरेक्ट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लेंगे, और सोडियम कार्बोनेट के बाद से H2O को जो है जोड़ेंगे, 10H2O को जो है इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे, जिसके कारण जो है धावन सोडा का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो बहुत जो है इसको लॉन्ग बनाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको एकदम सिंपल तरीके से जो है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और सिंपल तरीका क्या है, इस बात को समझते हैं। यदि जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, हम जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि गर्म कर दिया जाए, देखिए पहला प्रोसेस में जो है हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस है ये जो है धावन सोडा को बनाने की जो है 3 विधियाँ हैं, 3 तरीके से इसे बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है सिंपल विधि समझेंगे। जिसमें धावन सोडा है, धावन सोडा को जो है बनाने के लिए हम सर्वप्रथम जो पहला स्टेप क्या करेंगे, इस बात को समझते हैं। हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम गर्म कर देते हैं, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर देते हैं, तो हम जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम गर्म कर देते हैं तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट Na सोडियम और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। फिर बन जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जल H2O प्लस बन जाएगा CO2 गैस जो है रिमूव हो जाएगी। देखिए ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि जो है हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट संतुलित करना चाहे कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, फिर जो है जल, और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। संतुलित करें तो करना चाहे तो कर दो, नहीं करना चाहे तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। अब जो है इसमें सोडियम कार्बोनेट जो बन गया, अब इसको संतुलित करना चाहे तो बस ये हम 2 से गुणा कर देंगे, जो है क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब जो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किए। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो गैस बनकर उड़ जाएगी, और इसको यदि हम सुखा लेते हैं तो जल भी जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमें जो है शुद्ध जो है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। तो सर्व फर्स्ट स्टेप में हम जो है सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे, और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करने के लिए क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लिए। अब जो है दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको जो है हम लोग जानते हैं कि दूसरे स्टेप में क्या लिखना है, ठीक। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, सोडियम जो कार्बोनेट है Na2CO3 उसको जो है 10H2O के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर देंगे, और 10H2O के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3 और CO3 10H2O, और यही जो है हमारा क्या है, धावन सोडा। इस प्रकार जो है धावन सोडा का उपयोग जो है हम लोग सेकेंड स्टेज में ही क्या कर लेंगे, बना देंगे। अब जो क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट तथा 10H2O को आपस में मिला लेंगे, और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया करके धावन सोडा का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। ये जो है अजल है, अजल माने इसमें जल नहीं है, और जल को जोड़ने के लिए 10H2O लेंगे, जिसके कारण जो है Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या इसी का नाम है धावन सोडा या धोने का सोडा। इस प्रकार जो हम धोने का सोडा का निर्माण करेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निरूपित होगा, तो हम वहाँ से जो है सोडियम कार्बोनेट को ले लेंगे, और सोडियम कार्बोनेट को दूसरे स्टेज में सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है 10H2O को आपस में मिलाएंगे, और ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके धावन सोडा का निर्माण करते हैं। अब जो है आगे जो हम लोग देखेंगे धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म। धावन सोडा का रासायनिक गुण, धावन सोडा का रासायनिक गुण पहला क्या है,
यदि जो है धावन सोडा को, पहला रासायनिक गुण है, यदि धावन सोडा को शुष्क हवा में खुले छोड़ दिया जाए, यदि धावन सोडा को शुष्क हवा में खुले छोड़ दिया जाए तो यह जो है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल द्वारा समझते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट NaCO3 10H2O कि यदि जो है शुष्क हवा में छोड़ दिया जाए, शुष्क हवा खुले में मतलब यदि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को यदि खुले शुष्क हवा में छोड़ दिया जाए तो यह जो है सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और मोनोहाइड्रेट H2O में परिवर्तित हो जाता है और 9H2O जो है क्या कर देता है, बनाकर उड़ जाएगा भाप बनकर। ठीक है, अब देखिए यदि जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन सोडा को शुष्क हवा में खुले में छोड़ दिया जाए तो यह सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो धावन सोडा का पहला रासायनिक गुण क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को शुष्क हवा या खुले में छोड़ देने पर सोडियम कार्बोनेट तथा मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो है धावन सोडा का पहला रासायनिक गुण है। अब देखिए इसके धावन सोडा का जो है दूसरा रासायनिक गुण क्या है, इसको भी समझ लेते हैं इसी समीकरण द्वारा। दो धावन सोडा है, धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म दूसरा क्या है कि देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट है ना बना, और कैसे बना है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को यदि हम शुष्क हवा में छोड़ देते हैं तो यह जो है मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। लेकिन अब जो है सोडियम कार्बोनेट और मोनोहाइड्रेट CO3H2O यदि जो है इसको जो है हम किसमें क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, गर्म। यदि जो है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को यदि हम गर्म कर देते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यदि ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को यदि हम गर्म कर देते हैं तो यह जो है सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यह जो है धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म ये दूसरा है कि यदि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को यदि गर्म कर दिया जाए तो यह पुनः जो है सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार धावन सोडा का रासायनिक गुण क्या हुए, समाप्त हुए। धावन सोडा का उपयोग, धावन सोडा के उपयोग को समझते हैं कि धावन सोडा का जो है उपयोग कौन कौन सा है। पहला उपयोग है धावन सोडा का उपयोग जो है हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। धावन सोडा का उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। NaHCO3 10H2O, ठीक है, ये जो धावन सोडा का फार्मूला है 10H2O। देखिए अब जो इसका धावन सोडा का उपयोग जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। दूसरा ये है कि धावन सोडा का उपयोग जो है आग बुझाने में जो है करते हैं। देखिए ये जो है नहीं दिखाई देता, नीचे लिख देते हैं, चाहे वहीं पर जो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सोडियम NaHCO3 10H2O। अब देखिए अब धावन सोडा का उपयोग में पहला है कि इसका प्रयोगशाला में जो है अभिकर्मक के, धावन सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। दूसरा है धावन सोडा का जो उपयोग है, धावन सोडा का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। आग कैसे बुझाएंगे, इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने में जो है सहायक होती है। ठीक है, तो धावन सोडा का उपयोग जो है आग बुझाने में किया जाता है। तीसरे नंबर पर धावन सोडा का उपयोग कागज कांच उद्योगों में किया जाता है। धावन सोडा का उपयोग जो है कागज कांच लकड़ी उद्योगों में जो है किया जाता है। चौथा नंबर पर धावन सोडा का उपयोग जो है कपड़े धोने में भी जो है इसका उपयोग, कपड़े की साफ सफाई में जो है इसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग। ठीक है, ये जो है 4 उपयोग है। 5वां उपयोग है धावन सोडा का उपयोग जो है का धातु कार्बोनेट बनाने में। 5वें में जो है लिखेंगे कि धावन सोडा का उपयोग जो है धातु कार्बोनेट बनाने में जो है उपयोग किया जाता है। धावन सोडा का उपयोग, धावन सोडा का उपयोग जो है पेंट रंजक आदि के उपयोग में भी किया जाता है। धावन सोडा का उपयोग। अब देखिए ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण निर्माण है और यह निर्माण क्या है, इस बात को समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो 5 ये जो है निर्माण है अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम क्या है इस बात को समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है, क्या पहले रासायनिक सूत्र को समझते हैं। कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O। इसका जो रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना था हाइड्रेट। ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है और इसका जो अणु भार होता है 136.134 होता है। ठीक है, इसका जो अणु भार होता है 136.134। ये जो है अणु भार है। ठीक है, ये जो है अणु भार। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम होता है। इसका जो अणु भार होता है 136.134 होता है। लेकिन अब जो है इसके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है निर्माण हम लोग कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है निर्माण कैसे होगा इस बात को जो है लिखना पड़ेगा कि निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। अब निर्माण करने के लिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और यह जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछने की पॉसिबिलिटी प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा, खाने के सोडा, व्यंजक चूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण व्यंजक चूर्ण होता है, तीसरे नंबर पर जो है धावन सोडा या खाने का सोडा। दोनों जो है एक ही बराबर है। ठीक है, 5वें नंबर पर कहीं आता है नमक का निर्माण। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो है हम लोग कैसे लिखेंगे। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। और इसको जो है यदि जो हम 120 डिग्री सेल्सियस पर इसे हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1/2 H2O + 3/2 H2O। ठीक है, 3/2 H2O। ठीक है, क्या जिप्सम, ये जो है जिप्सम है, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जल का निर्माण होता है। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करना है तो उसके बारे में लिखेंगे। यदि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इस प्रकार हम लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। देखिए अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण इसका बहुत नहीं है। भौतिक गुण जो एक ही है कि यह जो है सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, पहला भौतिक गुण में लिखेंगे कि यह जो है भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण में लिखेंगे यह सफ़ेद रंग का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला भौतिक गुण है कि यह सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा लिखेंगे जल में अविलीय होता है, जल में घुलता नहीं है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला भौतिक गुण है कि यह सफ़ेद रंग का होता है, यह जल में क्या होता है, अविलीय होता है, और ये जो ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, ये जो तीसरे नंबर पर भी लिख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो ठोस होता है, बहुत कड़क होता है, टाइट होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं कि यह जो ठोस होता है बहुत जो है क्या होता है, कड़क होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक गुण में पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुण में पहला क्या है,
प्लास्टर कहेंगे। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जो जिप्सम है इसको जो है यदि हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाए, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाए तो यह जो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस 2H2O में रिमूव हो जाएगा, जिसे हम मृत तापीय CaSO4 को मृत तापीय प्लास्टर कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाए तो कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O में जो है टूट जाता है। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो हमें मृत तापीय प्लास्टर होगा, जिसे निर्जलीय प्लास्टर कहते हैं। लेकिन ये बात तो ये भी हो सकता है कि यदि 120 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर हमें प्राप्त हो जाता है और पुनः प्लास्टर को जो है हम 120 से अधिक ताप पर गर्म कर देंगे तो उससे जो जल है वो जो है विमुक्त हो जाएगा और जो हमें निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होगा, या हम उसी को कह सकते हैं मृत तापीय प्लास्टर। जैसे में ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 1/2H2O, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यदि जो है हम इसको जो है 120 पर करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको 120 से अधिक, देखिए इस बड़े का मान दिखाने का अर्थ यह है कि जो ताप है 120 डिग्री सेल्सियस से हम क्या किए हैं, अधिक किए हैं। यदि जैसे ही इसका जो ताप 120 से अधिक कर देंगे तो जो 1/2 है ना, जो 1/2 H2O है ये भी जो है रिमूव हो जाएगा और ये जो रिमूव माने हट जाएगा तो हमें CaSO4 प्राप्त होगा। यदि हम जिप्सम को डायरेक्ट 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो भी कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O में बदलेगा। लेकिन यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन भी जाता है तो उसको भी हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो 1/2H2O जो है उससे हट जाएगा और ये जो है CaSO4 बन जाएगा, जिसे हम मृत तापीय या निर्जलीय प्लास्टर कहते हैं। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के पहला जो है रासायनिक ये क्या है, गुण है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये पहला रासायनिक गुण है और इसमें जो है दो हमने बताया। एक बताया कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होगा, या जो प्लास्टर है उसको भी 120 से अधिक ताप कर देंगे तो जो है हमारा निर्जलीय प्लास्टर में जो है क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा रासायनिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से रासायनिक अभिक्रिया करके, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से रासायनिक अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर देगा। देखिए जिप्सम को जैसे ही हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक, अब जो है उसका उल्टा भी ये भी होता है कि यदि जिप्सम को जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करा दिया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करा दिया जाए तो फिर से जिप्सम का निर्माण हो जाता है। तो हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, देखिए लिखेंगे दूसरे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 1/2H2O मतलब कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यह जो है जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके 3/2H2O मैंने ले लिया और यह जो है किसका निर्माण कर देगा, CaSO4 और इंटू 2H2O जिप्सम का निर्माण कर देगा। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। पहला दूसरा रासायनिक गुणधर्म में क्या लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है इस बात को समझते हैं। पहला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है और चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अब जो है दूसरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, दूसरा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावटी सामान जैसे मूर्तियाँ खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावटी सामान जैसे मूर्तियाँ खिलौने आदि बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है।
पेरिस, तीसरा में लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दंत चिकित्सा, दीवारों को पेंट या साफ करने में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। पेरिस का उपयोग, चौथा में लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अग्निरोधक वस्तुएं बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चौथे में लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अग्निरोधक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। पहला में क्या लिखे थे हम लोग, पहला में ये जाने थे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है सजावटी सामान जैसे में खिलौने मूर्तियाँ आदि बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दंत रोग, दीवारों को पेंट करने, दीवारों को साफ करने में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। चौथे में अग्निरोधक सामानों बनाने में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। हेडिंग बनेगा क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल। कुछ पदार्थ या कुछ यौगिक, हम कह सकते हैं कुछ पदार्थ या कुछ यौगिक दिखने में शुष्क दिखाई पड़ते हैं। कुछ पदार्थ या कुछ यौगिक दिखने में शुष्क दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ जल के अणु जुड़े होते हैं। उस जल के अणु को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल किसे कहेंगे? कुछ पदार्थ या कुछ यौगिक आर्द्र या शुष्क सूखे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में उससे जो है कुछ ना कुछ जल जो है जुड़ा होता है। उस जल को ही क्रिस्टलन का जल कहते है। जैसे में क्रिस्टल का जल जो है, क्रिस्टल के जल की बार और परिभाषा, कुछ यौगिक या पदार्थ शुष्क दिखाई पड़ते हैं। कुछ यौगिक या पदार्थ शुष्क दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में उससे जो है कुछ ना कुछ जो है जल के अणु जुड़े होते हैं, जिसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे मैंने लिया जिप्सम, जिप्सम लिए CaSO4 और 2H2O। जैसे मैंने अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 और मैंने लिया 1/2H2O। जैसे में मैंने लिया धावन सोडा लिए थे सोडियम कार्बोनेट NaCO3 10H2O। देखिए ये सब जो एग्जाम्पल है। कैल्शियम सल्फेट, ये जो है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, देखिए कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट है 2H2O। जिप्सम है, जिप्सम में जो है दो अणु जुड़े हुए हैं ना, ये जो है क्रिस्टलन का जल कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दिखने में तो जो है क्या दिखाई देता है, दिखने में जो तो दिखाई देता है कि एकदम जो है शुष्क है, लेकिन उससे जो है 1/2H2O जो है जुड़ा होता है, जिसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये भी जो है क्रिस्टलन क्या है, जल है। दिखने में जो है धावन सोडा जो है धोने का जो सोडा है शुष्क दिखाई पड़ता है, लेकिन इससे भी कुछ ना कुछ जो है जल जुड़ा होता है, जिसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इस प्रकार जो है अम्ल, क्षार तथा लवण जो है लेसन समाप्त हुआ। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। यदि जो है वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।